डायट प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में एक टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जीएमटी, आईएसटी तथा इंटरनेशनल डेटलाइन। आज हम लोग इसी शीर्षक पर डिस्कशन करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं या केवल अक्षांश कहते हैं। ये रेखाएं होती ही हैं। अक्षांश या लैटिट्यूड क्या है? हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर खींचे जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम भूपटल का थोड़ा सा भाग लेते हैं तब ये रेखाएं हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं। कुछ किलोमीटर में लेते हैं तो ये रेखाएं क्षैतिज होती हैं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि ये रेखाएं कैसी हो जाती हैं? वृत्ताकार हो जाती हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं। इसमें अक्षांश रेखाएं भूपटल पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं और संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में ये रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अब हम लोग इसमें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं किसी भी डिफरेंस पर खींची जा सकती हैं। एक डिग्री के अंतर पर भी खींची जा सकती हैं और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। मतलब 1 डिग्री जो डिस्टेंस होता है, 1 डिग्री अक्षांश 111.14 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होता है। इसके अंतराल पर 1 डिग्री का अर्थ है 111 किलोमीटर। इसके अंतराल पर ऐसे हम लोग रेखाएं खींचते जा सकते हैं, खींच सकते हैं भूपटल पर। या 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट। अर्थात 1 डिग्री जो 111.14 किलोमीटर है, इसका 60वां हिस्सा 1 मिनट हो जाएगा। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। अर्थात 60 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड का किलोमीटर में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 111.14 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 फ्रैक्शन में आ रहा है तो किलोमीटर हटा करके हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस आधार पर भूपटल पर किसी भी अंतराल पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन जब कोई संदर्भ नहीं रहता है, किस अंतर पर अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है, तो 1 डिग्री अंडरस्टूड होता है। तो इस प्रकार अगर 1 डिग्री के अंतर पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए, 1 डिग्री अर्थात 111.14 किलोमीटर के अंतर पर, तो पहले तो पृथ्वी के बीचों बीच एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब इसके समानांतर ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 111.14 किलोमीटर के इंटरवल पर ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रा करते चले जाएं तो नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में इन रेखाओं की संख्या हो जाएगी 90 और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी इन रेखाओं की संख्या हो जाती है 90। सामान्यतः ग्लोब पर रेखाओं को गिनने में ही बहुत समय लग जाएगा 1 डिग्री के अंतर पर अगर हम लोग खींचते हैं तो। इसलिए क्या होता है कि ग्लोब पर सामान्यतः अक्षांश रेखाएं 10 डिग्री के अंतर पर खींची गई हैं, 10 डिग्री के अंतर पर सामान्यतः खींची जाती हैं। तो 1 डिग्री ये जैसे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से जब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आएंगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और उसके पहले 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तरी ध्रुव।
दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो इसी तरह से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी तरह से बढ़ते हुए 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की अगर कुल संख्या निकालनी होगी, अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि 1 डिग्री के अंतर पर कि 1 मिनट के अंतर पर, अक्षांश रेखाएं किसी भी अंतर पर खींची जा सकती हैं भूपटल पर, 1 डिग्री के भी अंतर पर, 10 डिग्री के भी अंतर पर, 1 मिनट के भी अंतर पर, 1 सेकंड के भी अंतर पर ये रेखाओं की कल्पना की जा सकती है। लेकिन सामान्यतः जब दिया नहीं रहता है कि किस अंतर पर, किस स्केल पर हमें अक्षांश रेखाओं को बताना है, अक्षांश रेखाओं की संख्या बताना है, तो 1 डिग्री के अंतराल पर देखा जाता है। 1 डिग्री के अंतराल पर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा विश्व पहले पृथ्वी के बीचों बीच ये क्षैतिज काल्पनिक रेखा हो गई, जिसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह रहे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 और विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है जिसको हम लोग 1, 2, 3 ऐसा नहीं गिन रहे हैं बल्कि 0 गिन रहे हैं, तो उसको भी एक प्लस कर देंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 90 + 90 + 1 181 हो जाएगी। 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूजन में सोचते हैं कि 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 बता देते हैं। वो 0 डिग्री अक्षांश या जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उसको गिनना भूल जाते हैं। उसको भी गिनेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। अब क्या है कि अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में देखें तो क्या होगा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से बढ़ते हुए 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक एक अंतर पर 80 डिग्री, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो वृत्तों के रूप में है। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह देंगे तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश अक्षांश रेखा तो है लेकिन यह वृत्त नहीं है, अक्षांश वृत्त नहीं है, वृत्त के रूप में नहीं है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है, 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में है, 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वृत्त के रूप में है, लेकिन 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त नहीं है। अर्थात कहने का सेंस ये है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग अक्षांश वृत्त देखें तो नॉर्थ पोल को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं अक्षांश वृत्त हो गई। तो 1 डिग्री के अंतर पर अगर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वृत्तों की संख्या देखेंगे तो 89 अक्षांश वृत्त उत्तरी गोलार्ध में हो जाते हैं। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश वृत्तों की संख्या 89 हो जाएगी और 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी एक वृत्त के रूप में है। तो अक्षांश वृत्तों की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और 0 डिग्री मिला करके अक्षांश वृत्तों की संख्या हो जाती है 179। या हम इसको दूसरे तरह से भी अक्षांश वृत्तों को निकाल सकते हैं। अक्षांश वृत्तों की संख्या भूपटल पर निकालनी है तो क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो वृत्त नहीं हैं। तो इन्हीं अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 और इसमें से 2 ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो वृत्त के रूप में नहीं है बल्कि केवल रेखाओं के ही रूप में है। तो इन 2 को माइनस कर देंगे तो अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 इस तरह से भी आ जाएगा। इसमें जो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो क्षैतिज काल्पनिक रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा वृत्त है। सबसे बड़ा वृत्त यही होगा। इसके उत्तर में जाएंगे तो वृत्त छोटा होता चला जाएगा, दक्षिण में भी जाएंगे तो वृत्त छोटा होता चला जाएगा। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 1, 2, 3 अप टू 89 तक अक्षांश रेखाएं हैं,
ये सभी स्मॉल सर्कल्स कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 1 से लेकर 89 तक की अक्षांश रेखाएं स्मॉल सर्कल्स हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 89 तक की अक्षांश रेखाएं स्मॉल सर्कल्स हैं, लघु वृत्त हैं। तो इस प्रकार लघु वृत्तों की संख्या कितनी हो गई? उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89, दोनों को जोड़ देंगे तो अगर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, इसे कहते हैं बृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल। तो ग्रेट सर्किल को एक और जोड़ दिया तो 178 तो लघु वृत्त हैं, लघु वृत्तों के रूप में अक्षांश रेखाएं हैं। और एक अक्षांश रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं, उसको भी जोड़ देंगे, उसकी संख्या 1 है, उसको जोड़ देंगे तो पूरे अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 हो जाती है। इस प्रकार एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, अक्षांश वृत्तों की संख्या 179, लघु वृत्तों की संख्या 178 और बृहद वृत्त की संख्या 1, जो कि क्या है? विषुवत रेखा है। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 इस तरह से भी है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और दूसरी है, यहाँ पर जो विषुवत रेखा है इस पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत आपतित होती हैं। वे तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य के किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत आपतित होती हैं। इस तिथि में दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। इसके बाद क्या होता है? सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरायण होते समय उत्तरी गोलार्ध में जब अग्रसर होती है तो लंबवत किरणों का उत्तरतम विस्तार, उत्तरतम मोस्ट नदर्न, उत्तरी गोलार्ध में जो अधिकतम उत्तर तक जा सकती हैं सूर्य की किरणें नहीं, सूर्य की लंबवत किरणें। सूर्य की किरणें तो ध्रुवों तक पहुंचती हैं, लेकिन सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचती हैं। और सूर्य की लंबवत किरणों का विस्थापन दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम मकर रेखा तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, दक्षिण में होता है। इसके दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें तो पड़ती हैं लेकिन ये लंबवत आपतित नहीं होती हैं। परपेंडिकुलर रेज ऑफ द सन यहाँ पे नहीं पड़ती हैं। इसी तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा है, इसके उत्तर में सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, इंक्लाइंड रेज होती हैं, परपेंडिकुलर नहीं होती है। जो परपेंडिकुलर रेज ऑफ द सन है वो केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही विस्थापित होता रहता है। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखा के मध्य वर्ष भर विस्थापित होती रहती हैं। और 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें ऐसे उत्तर होते होते कर्क रेखा पे लंबवत हो जाती हैं। फिर इसके उत्तर में लंबवत होती ही नहीं, फिर लंबवत किरणों का दक्षिण की ओर विस्थापन शुरू हो जाता है 21 जून के पश्चात। और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का समय लगभग लगता है। और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पुनः विषुवत रेखा पर आपतित होने लगती हैं। और इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर, कभी कभी 23 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आने लगती हैं, आपतित होती हैं। इस प्रकार सूर्य की लंबवत किरणों का अधिकतम उत्तर में विस्तार निर्धारित या लिमिटेड, सीमित करने वाली रेखा है कर्क रेखा। और सूर्य की लंबवत किरणों का दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम विस्थापन निर्धारित करने वाली रेखा है मकर रेखा। इसीलिए कर्क और मकर रेखा अति महत्वपूर्ण रेखाएं हो जाती हैं। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो उस दशा में
ध्रुवों पर पूरे 6 महीने तक, 3 महीना तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा और 3 महीने कर्क रेखा से विषुवत रेखा के मध्य सूर्य की किरणें विस्थापित होती है, लंबवत किरणें। तो इस दशा में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन की स्थिति बनी रहती है और दक्षिणी ध्रुव पर रात्रि बना रहता है। और जब सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य विस्थापित होती रहती हैं, 3 महीना भूमध्य रेखा से मकर रेखा और 3 महीने मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होती हैं, तो 6 महीने का समय लग जाता है। इस 6 महीने के दौरान क्या स्थिति होती है कि दक्षिणी ध्रुव पर दिन की स्थिति बनी रहती है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर रात्रि की स्थिति बनी रहती है। अर्थ यही इसी को कहते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात्रि होता है। जो आर्कटिक वृत्त है, इसके आर्कटिक वृत्त पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात्रि होती है। इसलिए आर्कटिक वृत्त भी एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। आर्कटिक वृत्त नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उसके नाम से आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कहते हैं। और इसके यहाँ से दिन या रात्रि की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द डे और नाइट, तेजी से इंक्रीज करती है। 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात, इसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा 25 घंटे का दिन, 25 घंटे का रात, 26 घंटे का दिन, 26 घंटे का रात। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से 30 घंटे का दिन, 30 घंटे की रात, 1 महीने का दिन, 1 महीने की रात, 2 महीने का दिन, 2 महीने का रात, 3 महीने का दिन, 3 महीने का रात, 4 महीने का दिन, 4 महीने का रात, 5 महीने का दिन, 5 महीने का रात, और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि हो जाती है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी जो अंटार्कटिक सर्किल है, यहाँ पर भी 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात्रि होती है। इसके दक्षिण में क्या होता है, दिन और रात की अवधि में तेजी से वृद्धि होती है। 1 महीने का दिन, 1 महीने की रात्रि, 2 महीने का दिन, 2 महीने की रात, 3 महीने का दिन, 3 महीने की रात, 4 महीने का दिन, 4 महीने की रात, 5 महीने का दिन, 5 महीने की रात। और अक्षांशी मान बढ़कर जब 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, तो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ द डे और डे एंड नाइट इस तरह से बढ़ता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या हैं? भूपटल पर खींची जाने वाली ये ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। भूपटल पर या पृथ्वी की सतह पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं भी किसी भी अंतराल पर खींची जा सकती हैं। यहाँ पर भी वही 1 डिग्री बराबर 111.12 किलोमीटर के लगभग बना रहता है। जनरली किन्हीं भी 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर का अंतर 111.14 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होगा। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर किन्हीं भी 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगातार घटते हुए ध्रुवों पर 0 हो जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं के। भूपटल पर या पृथ्वी की सतह पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में ये रेखाएं वृत्ताकार न होकर अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार, केवल नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं और साउथ को फिर नॉर्थ से नहीं, ऐसे एक तरफ ही होती हैं। संपूर्ण वृत्त के रूप में नहीं होती हैं, कंप्लीट सर्किल नहीं बनाती, बल्कि सेमी सर्किल बनाती हैं देशांतर रेखाएं। छोटे से भूभाग के लिए तो ये रेखाएं स्ट्रेट सीधी रेखाओं के रूप में हैं, स्ट्रेट लाइंस के रूप में हैं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, सेमी सर्कुलर होती हैं। अब हम लोग देशांतर रेखाओं को भी अगर इसी तरह से जैसे अक्षांश अभी खींच रहे थे उसी तरह से देशांतर रेखाओं को खींचते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। अब 0 डिग्री देशांतर के उत्तर में 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। इसी कारण 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। ब्रिटेन के ग्रीनविच मीन शहर में
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 18वीं शताब्दी में, और उसी में जो इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन शहर से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है उसी को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया, और इसी देशांतर के आधार पर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों का निर्धारण किया जाता है कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध 180 तक और 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 तक पश्चिमी गोलार्ध। इसी कारण 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। आपके सिलेबस में है कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। अब वही 1 डिग्री के अंतर पर अगर रेखाएं हम लोग खींचते हैं, ग्लोब पर सामान्यतः सुविधा के लिए 15 डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची गई हैं। देशांतर रेखाएं सामान्यतः 15 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हो गई। अब पूर्वी गोलार्ध में 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 105 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, 135 डिग्री पूर्वी देशांतर, 150 डिग्री पूर्वी देशांतर, 165 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद पश्चिमी गोलार्ध आ जाता है। इसी तरह जनरली 180 डिग्री जिसको हमने पूर्वी देशांतर कह दिया, पश्चिमी गोलार्ध की ओर से जब आते हैं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 135 डिग्री 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो जो पूरब से आने पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हुआ, वही पश्चिम की ओर से आने पर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गया। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को न पश्चिमी कहेंगे देशांतर, न पूर्वी देशांतर कहेंगे। 180 डिग्री देशांतर को केवल 180 डिग्री देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को भी 0 डिग्री देशांतर कहेंगे, पश्चिमी पूर्वी नहीं कहेंगे। इस प्रकार हम लोग पूर्वी गोलार्ध में अगर देशांतर रेखाओं की संख्या गिने तो 0 डिग्री देशांतर के बाद 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 15 के अंतर पर तो 180 आ जा रहा है, लेकिन इसको छोड़कर एक कम 179 तक। पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 79। इसी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 79। तो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 179 और पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या 179। जो 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन है, यह भी एक देशांतर रेखा है, तो एक इसको लिख दिया। और फिर इसके बाद जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यह भी एक देशांतर रेखा है, एक इसको जोड़ दिया। तो कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 179 पूर्वी गोलार्ध में, 179 पश्चिमी गोलार्ध में, एक 0 डिग्री देशांतर और एक 180 डिग्री देशांतर। इस प्रकार टोटल जो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, वो है 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि जो 180 डिग्री जीरो के ठीक विपरीत में 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, उसके ठीक विपरीत में जो देशांतर रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगर हम लोग यहाँ पर 12 बजा रहे हैं, 12 दोपहर के, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1 बजेगा, क्योंकि 360 डिग्री में पृथ्वी घूर्णन कितना कर जाती है? 360 डिग्री देशांतर का घूर्णन पृथ्वी करती है 24 घंटे में। इसलिए 1 डिग्री देशांतर का घूर्णन कितने समय में करेगी? 24 डिवाइडेड बाय 360, ये तो घंटे में आएगा। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये काटने पर आ जा रहा है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर का पृथ्वी घूर्णन करती है 4 मिनट में, या इसी को हम लोग दोनों तरफ 15-15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर।
15 डिग्री देशांतर का घूर्णन पृथ्वी पूरा करती है 1 घंटे में, या 1 डिग्री देशांतर का घूर्णन पूरा करती है 4 मिनट में। तो इस प्रकार क्या होगा कि पूरे हम लोग जब 24 घंटे बजाने की बात होगी, 12 अगर दोपहर के यहाँ 12 बज रहा है तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1, 30 पर 2, 45 पर 3, 60 पर 4 बजेगा शाम के 4, 75 पर शाम के 5, 90 पर 6 बजेगा, 105 पर 7 बजेगा, 120 पर 8 बजेगा, 135 पूर्वी देशांतर पर 9 बजेगा, 150 पर 10 बजेगा, 165 पर 11 बजेगा और 180 पर 12 बज गया। रात के 12 अर्थात दूसरा दिन शुरू हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, 180 के सहारे इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है, बल्कि उसके सहारे जो ब्लैक पेन से दिखाया जा रहा है वह है 180 डिग्री देशांतर रेखा, और जो रेड से दिखाया जा रहा है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे खींची गई एक अन्य रेखा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक ही देश के कुछ द्वीप 180 के पूर्व में है तो कुछ 180 के पश्चिम में है। तो इससे बचने के लिए, जैसे यहाँ पर रूस से बचने के लिए, यहाँ पर अल्यूशियन द्वीपों से बचने के लिए, यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप हैं, इनसे बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कई स्थानों से विस्थापित और विचलित हुई है। तो 180 के सहारे खींची गई एक अन्य काल्पनिक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय जैसे 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध होता है, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन तो इसके ठीक अपोजिट में है, 180 के सहारे है। तो क्या होता है कि 180 के अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन के जब हम लोग जा रहे हैं देखिए पूरब में, तो हमको ये पश्चिमी गोलार्ध मिल रहा है, और इंटरनेशनल डेट लाइन के जब हम लोग पश्चिम में जा रहे हैं तो पूर्वी गोलार्ध मिल रहा है। तो इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में हमने लिख दिया है पूर्व, और इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में हमने लिख दिया है पश्चिम। पश्चिमी गोलार्ध यहाँ आएगा, यहाँ पूर्वी गोलार्ध आएगा। अब क्या होता है कि जब 24 आवर से ज़्यादा तो बचता नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में अगर संडे है तो पूर्व में मंडे रहेगा, या क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण तो 0 डिग्री देशांतर के आधार पर है, जिसको प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। तो और यहाँ से लेकर 180 तक पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में होता है जब मंडे, तो पश्चिमी गोलार्ध में होता है संडे। और पश्चिमी जो गोलार्ध है वह इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके पूर्व में है। देखिए पश्चिमी गोलार्ध है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में जा रहे हैं तो ये देखिए जापान है, जापान है, चीन है, रूस है, भारत है, रूस है, चीन है, मंगोलिया है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है। तो इसलिए क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में जाएंगे तो एक दिन कम रहेगा, और इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध होने के कारण एक दिन ज़्यादा रहेगा। या दूसरे शब्दों में आप समझिए कि पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे रहता है, पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन पीछे रहता है। उसका कारण ये है कि सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रही है। तो क्या होता है, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं पहले वो आएगा पूर्वी भाग में, पूर्वी जो कोई भी अक्षांश जो पूर्व, कोई भी देशांतर जो पूर्व में है, पहले वहाँ पर सुबह सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। इसके बाद सूर्य की लंबवत किरणें जो देशांतर रेखाएं पश्चिम में हैं वहाँ बाद में पड़ेंगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन कर रही है पृथ्वी। इसी कारण पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे रहता है और पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन पीछे रहता है। अब क्या होता है, जीएमटी और आईएसटी क्या है। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके सहारे जो समय बजा है, जो भी समय होता है, उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मीन ब्रिटेन का एक नगर है, इंग्लैंड का एक नगर है। इससे यहाँ पर जो ऑब्जर्वेटरी है वो ऑब्जर्वेटरी जो टाइम रिकॉर्ड कर रही है, तो वो जो समय है वो है ग्रीनविच मीन टाइम।
और इस समय से हम लोग यहाँ से जितना भी कहीं भी पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता जाएगा। भारत के लगभग बीचों बीच गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, एग्जैक्ट बीचों बीच तो नहीं है क्योंकि टाइम जोन को ध्यान में रखते हुए जो मध्य में पड़ने वाली देशांतर रेखा है भारत की, वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और यही जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसी के सहारे भारत का मानक समय रिकॉर्ड किया जाता है। और भारत के मानक समय को IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 0 डिग्री देशांतर पर जितना बजा है उससे आगे रहेगा यहाँ का समय। क्यों? क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें ऐसे इधर से पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, तो पहले इधर सूर्योदय होगा, उसके 4 मिनट बाद 1 डिग्री पश्चिम में सूर्योदय होगा, उसके 8 मिनट बाद 2 डिग्री पश्चिम वाले देशांतर पर सूर्योदय होगा। इस तरह से इधर का समय पीछे होता चला जाएगा, इधर का समय आगे होता चला जाएगा। तो 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट को प्रदर्शित करता है। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। 15 डिग्री देशांतर का पृथ्वी घूर्णन करेगी 1 घंटे में। तो 82.5 डिग्री का देशांतर कितने समय में पूरा होगा? तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 5.5 घंटे में पूरा होगा। तो 5.5 घंटे पहले सूर्य की लंबवत किरणें 82.5 डिग्री पर पड़ेंगी, और या कहिए 5.5 घंटे बाद, या यहाँ से 82.5 से 5.5 घंटे बाद 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। 5.5 घंटे बाद 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये 0 डिग्री देशांतर पर जो सूर्य की किरणें लंबवत जब पड़ रही हैं तो वहाँ पर दिन के 12 बजेगा, और जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहाँ दोपहर के 12:30 बजेंगे। इन दोनों के बीच जो समय अंतराल है वो 5.5 घंटे का आता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी को वर्ल्ड टाइम कहते हैं, विश्व समय, ब्रह्मांड समय, जुलू समय, इंटरनेशनल टाइम, अंतर्राष्ट्रीय समय, या विश्व समय, या जुलू समय, ये 0 डिग्री देशांतर के सहारे होता है। इससे 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रिकॉर्ड किया जाता है, भारत का मानक समय। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये महत्वपूर्ण जो अक्षांश देशांतर रेखाएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी, उसको पूरा किया हम लोगों ने। DLED द्वितीय सेमेस्टर का ये टॉपिक था, और आज हम लोग इसको यहीं पर विराम देते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा, और कोई भी किसी भी समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।